आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। इस चैप्टर का टोटल वेटेज 12 मार्क्स का है। पहले ये समझ लीजिए, इसका टोटल वेटेज 12 मार्क्स, 1 एमसीक्यू, 1 वन लाइनर, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, राइट। यानी इसका टोटल वेटेज 12 मार्क्स। ध्यान से सुनना, 1 एमसीक्यू, 1 वन लाइनर, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। अब पहले तो कोरिलेशन क्या है, इजीली समझिए। इसमें जनरली आपको 2 वेरिएबल्स दिए होंगे। 1 वेरिएबल जो होगा वो कॉज होगा और सेकंड इफेक्ट। जस्ट लाइक प्राइस एंड डिमांड, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी, राइट। यानी प्राइस वो कॉज है और इफेक्ट आया डिमांड के ऊपर, राइट। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स, अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमारी ज्यादा है तो सेल्स भी हमारा ज्यादा होगा, राइट। क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की करेंगे उतना सेल्स ज्यादा होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, अभी मैंने बताया वैसे प्राइस एंड डिमांड, देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड सेल्स, इस तरह से आपको 2 वेरिएबल्स दिए होंगे। अब ये 2 वेरिएबल्स में एनी कॉज और इफेक्ट और ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज और इफेक्ट की वजह से इन दोनों में जो चेंजेस आएगा दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक का इफेक्ट आता है तो उससे दूसरे में इफेक्ट आता है, दैट मींस दोनों के बीच में कोरिलेशन है। मैंने बताया था आपको, वैसे ये जो सब्जेक्ट है वो आगे जाके इकोनॉमिक्स में मर्ज हो जाता है। यानी आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही सोचना है कि भाई आप जब कोई जॉब पे जाते हो, कोई कंपनी में जाते हो, तो आपकी प्रोडक्ट का सेलिंग कितना होना चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितने तक ले जाना है, राइट। और आप इतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर रहे हो, इससे सेल्स इतना बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंस सही है या नहीं सही है, ये सभी आप इस कोरिलेशन के ऊपर से डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो देखिए ध्यान से, पहले उसकी डेफिनेशन देते हैं। इफ देयर आर साइमल्टेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, simultaneous change in the value of 2 variable due to direct or indirect cause and effect। मैंने अभी आपको बताया one of the variable cause होगा, another variable effect। There are simultaneous change in the value of 2 variable due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is a correlation between 2 variable। तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। Then next point, हमारा टॉपिक है लीनियर कोरिलेशन। तो आपको क्वेश्चन आएगा सर लीनियर कोरिलेशन, तो अगर दोनों में कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, दैट मींस अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर हम 5 लाख रुपीस इंक्रीज करते हैं तो सेल्स 10 लाख रुपीस इंक्रीज होता है, वैसे हम 10 लाख करते हैं तो वो 20 लाख इंक्रीज होता है, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो हमें याद रखना है कि देयर इज अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। तो देखिए, when the change in the value of 2 correlated variables have nearly constant proportion, अगर दोनों के बीच का चेंजेस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, then we can say that there is a linear correlation, right। देखिए ध्यान से, फिर से there is a simultaneous change in the value of variable due into value of 2 variable due to direct or indirect cause and effect, due to direct and indirect cause and effect, it is said that there is a correlation between 2 variable, right। इसमें one of the variable cause होगा और one of the variable effect होगा। Then when the change in the value of 2 correlated variable have nearly constant proportion, अगर दोनों में changes constant proportion से हो रहा है, so then we can say that there is a linear correlation between 2 variable, इन दोनों के बीच में linear correlation है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एसेस होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट आपका होगा वो प्रोडक्ट के पीछे आप कितने एक्सपेंसेस करते हो और उसके रिलेटेड सेल्स कितना होता है, तो आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों के बीच में अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्रीज करते हैं तो हमारा सेल्स इंक्रीज होता है, अगर नहीं होता है तो यानी ये कोरिलेशन के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। अब दूसरा पॉइंट हमें ध्यान से ये समझना है कि इसमें आपको 2 मेथड्स दी गई है। पहली कार्ल पियर्सन, वैसे तो 3 मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड एंड थर्ड जो है वो स्पीयरमैन मेथड, लेकिन रैंक कोरिलेशन। यहाँ पे पहले हमें स्टार्ट करना है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बहुत ही मोस्ट
इम्पोर्टेंट, इसमें से 5 मार्क्स का एक सम कंपलसरी आता है, राइट। इसकी भी टाइप्स है, इसमें भी डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड करवाऊंगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आज डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट मेथड आज स्टार्ट करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, उसमें डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, ओके। चलिए उसकी फॉर्मूला देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला ही परफेक्ट करनी है उसकी। तो देखिए फॉर्मूला में इस तरह से उसके लिए सिंबल यूज होगा आर, और ये फॉर्मूला कब यूज करनी है, व्हेन x बार एंड y बार are in integer। देखिए x बार y बार का आंसर इंटीजर में आता है, यानी पहले आपको x बार एंड y बार फाइंड करना होगा। पहले क्या फाइंड करना होगा, x बार एंड y बार। तो देखिए x बार की फॉर्मूला x बार की फॉर्मूला पहले तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। x बार की फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n एंड y बार सिग्मा y अपॉन n। भाई आपको पता होगा सिग्मा x यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो x में सभी दिए होंगे, सिग्मा y सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ y एंड n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी पहले x बार एंड y बार फाइंड करना है। अगर x बार एंड y बार का आंसर इंटीजर में आ रहा है, इंटीजर यानी पॉइंट में नहीं आ रहा है, राइट। अगर इंटीजर में आ रहा है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। आपको लिखा होगा फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के लिए सिंबल यूज होगा r। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के लिए सिंबल यूज होगा r, राइट। सो r इक्वल्स टू सिग्मा x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square into under root sigma y minus y bar whole square। भाई फॉर्मूला क्या है, r equals to sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square into under root sigma y minus y bar whole square। पहले देखिए मेथड बहुत ही इजी है, आपको इसमें कैलसी पे ही कैलकुलेशन करना है। सो सिंपल वर्क ही होगा, x बार सिग्मा x अपॉन y बार सिग्मा y अपॉन। अगर इन दोनों का आंसर इंटीजर में आता है, दैट मींस पॉइंट में नहीं आता है, तो ही ये मेथड करनी है, राइट। अगर पॉइंट में आता है तो वो दूसरी मेथड है, वो बाद में देखेंगे, पहले यही याद रखनी है। यानी आपको क्या करना होगा, जब भी सम में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट फाइंड करने को लिखा हुआ है तो आप पहले x बार y बार फाइंड करोगे। पहले क्या फाइंड करोगे, x बार y बार। x बार की फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n, y बार की फॉर्मूला सिग्मा y अपॉन n, राइट। दोनों फाइंड करने के बाद आपको x माइनस x बार y माइनस y बार फाइंड करना है, फिर उसका टोटल, फिर सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर उसका टोटल, y माइनस y बार होल स्क्वायर उसका टोटल, और फिर ये फाइंड करना है, राइट। तो अब यहाँ पे ये याद रखना है आपको, की वैसे मेथड से है। Sum number 10, the following information is collected by taking a sample of 7 candidates having nearly same intellectual ability to know the effect of last day's preparation for competitive examination of general knowledge on the result of examination. Information दी है, reading hours of last 3 days
in hours and marks obtained in examination. Marks obtained in एग्जाम, राइट। देखिए ये दिया हुआ, इसको हम एज्यूम कर लेंगे x और ये होगा y। भाई पहला ऑलवेज x फिर y। 25 38 30 28 34 40 and 36 65 75 68 70 72 79 and 75। ओके चलिए, मैंने अभी आपको बताया वैसे हमें सबसे पहले तो x बार एंड y बार फाइंड करना है। सो सिग्मा x एंड सिग्मा y, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करने का सोच सकते हैं। तो सबसे पहले x बार एंड y बार फाइंड करेंगे। देखते हैं उसको, कैलकुलेशन करते हो। देखिए 25 प्लस 38 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 36। फिर से देखते हैं 25 प्लस 38 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 36 231। हम इसका टोटल करते हैं 65 प्लस 75 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 79 प्लस 75, टोटल हुआ 504। चलिए पहले फाइंड करेंगे x बार। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। भाई आपको जगह रखनी है, फिर उसके बाद ही करना है, इसके बाद ही आपको वर्क करना है। सो सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x इज 231 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7, 231 डिवाइड बाय 7, आंसर हुआ 33। अब दूसरा फाइंड करते हैं y बार। सिग्मा y upon n, that is 504 divided by 7, 504 divided by 7, 72। यानी दोनों का आंसर इंटीजर में आ रहा है, यानी पॉइंट में नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, राइट। चलिए फिर से, पहले तो हमने दो इंफॉर्मेशन दी थी, दो वेरिएबल की। वन ऑफ द वेरिएबल के लिए x एज्यूम किया, दूसरे के y, और फिर यहाँ पे इसका टोटल किया, इसका टोटल x बार y बार फाइंड किया। सिग्मा x अपन n, सिग्मा y अपन n, दोनों का आंसर इंटीजर में आ रहा है, यानी पॉइंट में नहीं आ रहा है। सो अब फाइंड करेंगे x माइनस x बार, y माइनस y बार, x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, देन x माइनस x बार होल स्क्वायर एंड y माइनस y बार होल स्क्वायर। ओके, ये सभी हमें फाइंड करना है वन बाय वन। चलिए भाई फाइंड करते हैं। पहले तो फाइंड करेंगे x बार। तो देखिए, सॉरी x माइनस x बार, यानी ये सभी वैल्यू में से वन बाय वन आपको 33 लेस करना है। x बार की वैल्यू कितनी है? 33। वन बाय वन ये सभी में से 33 लेस करना है। 25 माइनस 33 माइनस 8, 38 minus 33 5, 30 minus 33 minus 3। भाई सब में से 33 लेस करना है। then 28 minus 33 minus 5, 34 minus 33 1, 40 minus 33 7, 46 minus 33 3। भाई क्या क्या होता है? x बार की वैल्यू 33 है, वन बाय वन ये सभी वैल्यू में से 33 लेस किया। नाउ y माइनस y बार, चलिए अब ये y की वैल्यू सभी, y बार की वैल्यू है 72, वन बाय वन सब में से 72 लेस करना है। 65 माइनस 72 दैट इज माइनस 7, 75 माइनस 72 3,
68 minus 72 minus 4, 70 minus 72 minus 2, 72 minus 72 0, 79 minus 72 7 and 71 minus 72 3. आ गया समझ में? यानी ये सभी उस तरह से फाइंड किया। नाउ नेक्स्ट y minus y bar, x minus x bar into y minus y bar। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अरे भाई कैसे फाइंड किया? ये सभी वैल्यू x, चलिए x समझ लिए, इन सब में से x बार 33 1 by 1 सब में से लेस करना है, ये y सब में से 1 by 1 y बार की वैल्यू 72 लेस की। अब x minus x bar into y minus y bar, माइनस माइनस प्लस 8 into 7 56, 5 into 3 15, minus minus plus 3 into 4 12, minus minus plus 5 into 2 10, 1 into 0 0, 7 into 7 49 and 3 into 3 9। फिर से हमने पहले क्या फाइंड किया? x बार एंड y बार, x बार सिग्मा x अपन है, y बार सिग्मा y अपन है, इन सब का टोटल किया दैट इज सिग्मा x, इन सब का टोटल किया दैट इज सिग्मा y, फिर x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपन है, y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपन है। दोनों का आंसर इंटीजर में आ रहा है। अब उनके साथ अगर फ्रैक्शन में आता है तो दूसरी मेथड है, आज जो मेथड है उसमें सभी सम्स में आंसर कैसे आएंगे? x बार y बार इंटीजर में आएंगे, पॉइंट में नहीं आएंगे। तो चलिए क्या क्या फाइंड करना होगा? x minus x bar, y minus y bar, x minus x bar into y minus y bar, x minus x bar होल स्क्वायर, y minus y bar होल स्क्वायर। चलिए अब पहले तो x minus x bar यानी ये सभी x की वैल्यू, उसमें से x बार की वैल्यू यानी 33 1 by 1 सब में से लेस की, जो आंसर आया 25 minus 33 minus 8, 38 minus 33 5, उस तरह से सब में लेस किया। अब इन सब में से 72 लेस किया y बार और ये सब भी किया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x minus x bar into y minus y bar, minus minus plus 8 into 7 56, 5 into 3 15, minus minus plus 3 into 4 12, minus minus plus 5 into 2 10, 1 into 0 0, 7 into 7 49, 3 into 3 9। अब x minus x bar होल स्क्वायर देखिए, माइनस 8 स्क्वायर 64, अगर इसका स्क्वायर करना है माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 5 स्क्वायर 25, 1 square 1, 7 square 49 and 3 square 9। चलिए y minus y bar whole square, minus 7 square 49, 3 square 9, minus 4 square 16, minus 2 square 4, 0 square 0, 7 square 49 and 3 square 9। अब इन सबका टोटल करना है, यानी सबसे पहले इसका टोटल sigma x minus x bar into y minus y bar, then sigma x minus x bar whole square, sigma y minus y bar whole square। चलिए 1 by 1 इन सबका टोटल करते हैं। पहले तो 56 plus 15 plus 12 plus 10 plus 49 plus 9, 151। then next भाई पहले x minus x bar का टोटल किया, अब इसका टोटल 64 plus 25 plus 9 plus 25 plus 1 plus 49 plus 9 407। अब इसका टोटल 49 plus 9 plus 16 plus 4 plus 49 plus 9 136। Now formula r equals to sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square into under root sigma y minus y bar whole square। चलिए sigma x minus x bar into y minus y bar is 151 root 407 into 136 151। चलिए 407 का रूट निकालते हैं। रूट ऑफ 407 20.174 यानी 17। अब 36 का रूट निकालते हैं। रूट ऑफ 136 11.66 यानी 661 यानी 66 151। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
20.17 into 11.66 235.1822. चलिए डिवाइड करते हैं 151 डिवाइड बाय 235.1822 सो 151 डिवाइड बाय 235.1822 आंसर होगा 0.64 राइट 20 लेकिन 0.64 ये सम हुआ पूरा ओके चलिए पहले क्या फाइंड किया x बार एंड y बार फिर x बार की वैल्यू सभी में से लेस की y बार की वैल्यू सब में से लेस की यानी x माइनस x बार y माइनस y फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस x बार इनटू y माइनस y इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर x माइनस x बार होल स्क्वायर इसका स्क्वायर किया सभी का 1 बार y माइनस y बार होल स्क्वायर इन सब का 1 बार स्क्वायर किया फिर इन सब का टोटल और सभी वैल्यूज में पुट डाउन किया और कैलकुलेशन कैसे से किया राइट याद रखना इसका आंसर ऑलवेज -1 to 1 के बीच में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सभी डिस्कस करूंगा इसमें इंटरप्रिटेशन भी लिखा हुआ है बट वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अब इस नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और सम कराऊंगा फिर होमवर्क में दूंगा ओके सो आज इतने तक रखते हैं थैंक यू वेरी मच